हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना। जैसा आपको पता है, बेसिकली 8th क्लास है हमारी और हम लोग देख रहे हैं हमारा अतीत थर्ड जो हमारी बुक है उसको हम लोग देख रहे थे। और मेरे प्यारे बच्चों, जैसा आपको पता है कि चैप्टर आपको याद होना चाहिए। चैप्टर जो है बेसिकली हमारा चल रहा है 13वीं शताब्दी से आपके 15वीं शताब्दी के बीच के हम लोग जो वंश हैं हम उनको देख रहे हैं। क्लियर है। तो कल हम जो जो है आपका तुगलक वंश चल रहा था और हम लोग आपका मोहम्मद बिन तुगलक इत्यादि को आपका देख रहे थे। ठीक है, इतना हम लोग इसमें देख चुके थे। आज थोड़ा सा बाप का नीचे बढ़ेंगे। कल हमने देखा गुलामों से बढ़कर है बेटे, इसको हम लोग बाप का देख चुके थे। बंदगान को हमने पढ़ लिया था। पीर मुरीदी वाले सारी चीजों को हम लोग आपका देख चुके थे। क्लियर है। तो अगर पीछे कुछ पूछना है, आपका कुछ क्वेरी है, कुछ डाउट है, आप मुझसे पूछ लीजिए। तो लास्ट जो हमने इसमें किया था, हम लोग यहाँ से शुरू किए थे। ध्यान दीजिए कि खिलजी और तुगलक के वंश पर एक आपका जो शासन प्रशासन था, एक नजदीक से नजर को हम लोग आपका इसमें देख रहे थे। और इतना मैं इसमें आपका देख चुका था। अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और आज लगभग चैप्टर समाप्ति हो जाएगा। माइक ले लीजिए और माइक लेकर आपको माइक को ऑन करना है। ग्रीन प्रेस कर आप बटन को प्रेस करेंगे, दबाएंगे तो उसमें ग्रीन लाइट चलेगी, आपका माइक ऑन हो जाएगा। माइक लेकर आप चैप्टर को पढ़ेंगे, फिर मैं आपको समझा दूंगा। कोई भी एक बच्चा किसी भी क्लास से किसी भी स्कूल से खड़ा हो जाए और माइक ऑन करे बेटा। जैसी कंडिया धार, शाबाश। कोई भी बच्चा खड़े होकर आराम से पढ़िए, जहां नहीं आएगा मैं आपके साथ आपको बताऊंगा। जैसी कुआनो। हेलो हेलो, क्या नाम है बेटा आपका? सर। सर कमलेश। कमलेश। हंस क्यों रहे हो कमलेश, क्या हुआ? सर नमस्ते। नमस्ते, क्या नाम है बेटा? सर रजनीश राय। ठीक है, रजनीश राय। चलो बेटा, पढ़ना शुरू करो आप बस। चंगेज खान ने नेतृत्व में 1219 में उत्तर पूर्व ईरान में राष्ट्र राष्ट्र अक्सानियाई। राष्ट्र ठीक है, ट्रांस अक्सानियाई यानाई आधुनिक उज्बेकिस्तान। बेटा ध्यान दीजिए, जैसी कुआनो। ध्यान दें, इतने सारे बच्चे खड़े हुए हैं, किसी बच्चे में इतनी हिम्मत नहीं है जो माइक लेकर आपका चैप्टर को पढ़ ले। और ऐसा क्या लिखा है इस चैप्टर में जो आप नहीं पढ़ सकते? कुछ बाहर का लिखा है? नमस्ते। नमस्ते, क्या नाम है आपका? चंगेज रवि। बहुत एनर्जी लग रही है आप में। चलिए बेटा शुरू करें। चंगेज खान ने नेतृत्व में मंगोलों ने 1219 में उत्तर पूर्वी ईरान में ट्रांसऑक्सियाना आधुनिक उज्बेकिस्तान पर हमला किया और इसके शीघ्र बाद ही दिल्ली सल्तनत को उनका दावा झेलना पड़ा। अलाउद्दीन खलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकालों के आरंभ में दिल्ली पर मंगोलों दबे बढ़ गए। इसने मजबूर होकर दोनों ही सुल्तानों को एक विशाल स्थानीय सेना खड़ी करनी पड़ी। इतनी विशाल सेना को संभालना प्रशासन के लिए भारी चुनौती थी। बेटा सुनो, बहुत अच्छा पढ़ रहे हो, आराम से पढ़ो, सांस लो। घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आराम से पढ़ो, यस घबराओ सर। मत बिल्कुल भी। क्योंकि आपकी आवाज में घबराहट मेरे को महसूस हो रही। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, उल्टा पढ़ो, सीधा पढ़ो, जैसा पढ़ना है पढ़ो, बहरहाल पढ़ो, घबराओ मत, आराम से पढ़ो। जब आप पढ़ोगे तो कॉन्फिडेंस और बनेगा, अगली बार फिर खड़े होगे माइक लेके। जी और जो सर। साथ में बच्चे खड़े हैं ना आपके पास वाले, आप इनसे बोलो कि आप लोग नीचे बैठ जाए, सभी स्कूल आपको देख रहे हैं। जो बच्चे बोले बैठ जाइए आप सभी। ठीक है,
तो अब बिल्कुल नहीं घबराना है, आराम से पढ़ना है, सांस आराम से लेनी है, ऊपर नीचे नहीं करनी बिल्कुल भी, और माइक को मुंह के पास रखना है। चले शुरू करते हैं। तालिका 1 को फिर से देखें, आप पाएंगे कि तुगलक वंश के बाद 1516 तक दिल्ली तथा आगरा पर सदैव सैयद तथा लोधी वंशों का राज्य रहा। तक जौनपुर बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान तथा पूरे दक्षिण भारत में स्वतंत्र शासक उठ खड़े हुए थे। उनकी राजधानियां समृद्ध थी और राज्य फल फूल रहे थे। इसी काल में अफगान तथा राजपूतों जैसे नए शासक समूह भी उभरे। इस काल में स्थापित राज्यों में से कुछ छोटे तो थे पर शक्तिशाली थे और उनका शासन बहुत ही कुशल था, सुव्यवस्थित तरीके से चल रहा था। शेरशाह सूर 1540-1545 ने बिहार में अपने चाचा के एक छोटे से इलाके के प्रबंधन के रूप में काम शुरू किया था और आगे चलकर इसने इतनी उन्नति की कि मुगल सम्राट हुमायूं 1530 में और 1540 में और 1555 में 1556 तक को चुनौती दी और परास्त किया। शेरशाह ने दिल्ली पर अधिकार करके स्वयं अपना राज्यवंश स्थापित किया। सूर्यवंश ने केवल 15 वर्ष 1540-1555 शासन किया, लेकिन इसके प्रशासन ने उलादीन खलजी वाले कई तरीकों को अपनाकर उन्हें और भी चुस्त बना दिया। महान सम्राट अकबर 1556 और 1605 ने जब मुगल साम्राज्य को समेकित किया तो उसने अपने प्रतिमान के रूप में शेरशाह की प्रशासन व्यवस्था को ही अपनाया था। बहुत बढ़िया। क्या नाम है आपका? रवि। ठीक है, रवि है परवीन? अभी सर। अभी चलो ताली हो जाए एक बार अभी के लिए। सभी बच्चे क्लैपिंग करेंगे अभी के लिए, ठीक है? जोर से बजाइए एक बार सभी। हम भी बजाते हैं डिजिटल। क्लियर है? ये भाई आपका रवि अभी के लिए, ठीक है? आपने बहुत अच्छा पढ़ा, ठीक है? शाबाश, बैठ जाइए आप। बहुत बढ़िया, ऐसे ही पढ़ेंगे कल भी आप चैप्टर को, ठीक है? शाबाश। चलिए, जैसी गंडियाल धार, बेटा आपका नंबर है। देखिए अभी एक बच्चे ने खड़ा होकर अच्छे से पढ़ा है और क्लैपिंग करी सबने उसके लिए, मैंने भी की है। कोई बच्चा खड़ा हो जी ऐसी गंडियाल धार से, शाबाश। अरे बच्चे ने कितनी अभी एकदम खड़ा हुआ, माइक लिया बिल्कुल, और घबरा रखा था पहले, फिर सांस लिया, आराम से पढ़ा। देखो चैप्टर को, क्या दिक्कत थी? कुछ भी नहीं, यही तो करना है। जैसे गंडियाल धार से पीछे हाथ खड़ा कर रहा है बच्चा। हेलो, रोम रोम गुरुजी। राम राम। क्या नाम है? सुन पा रहा हूं मैं आपको। सर जी नमस्ते। नमस्ते, क्या नाम है आपका? नेहा। नेहा, चलो नेहा, क्या पढ़ोगे आज से? ठीक है, मैं आपको दोबारा पढ़ने का मौका देता हूं क्योंकि चैप्टर तो वैसे ऑलमोस्ट समाप्त हो गया है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप कितने अच्छे स्पीड से पढ़ती हैं लड़कियां। वैसे लड़कियां बहुत अच्छे स्पीड से पढ़ती हैं, तो एक
थोड़ा सा 2-3 पैराग्राफ है ताकि सब वहाँ बच्चे पढ़ लें। और देखो होता क्या, जब आप लोग पढ़ोगे ना तो कॉन्फिडेंस बनता है, आपको देख के 4 और बच्चे पढ़ते हैं। क्लियर है, मानते हो ये बात? चलो पढ़ना शुरू करो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं, दोबारा पीछे चल रहे, चैप्टर समाप्त हो चुका है। पढ़िए बेटा, शाबाश। यजदीप से नजदीक नजर दिल्ली सल्तनत जैसे विशाल साम्राज्य के समेकन के लिए विश्वास देखो मेरी बात सुनो, माइक को बिल्कुल मत हिलाओ, माइक को आप पकड़ो इस तरीके से। माइक की बैटरी हिल रही है ना तो उसकी आवाज आपको फिर ऊपर नीचे करके आएगी, तो माइक को एक जगह पकड़ लो, आराम से बोलते रहो बस। ठीक है, शुरू करो। सूबेदारों तथा प्रशासनों की जरूरत थी। दिल्ली के आरंभिक सुल्तान विशेषकर इल्तुतमिश अपने विषय पसंद करते थे। इन गुलामों को फारसी के बंदरगाह कहा जाता था तथा इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। उन्हें राज्य के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर काम करने के लिए बड़ी सावधानी से प्रशिक्षित किया जाता था। क्योंकि पूरी तरह अपने मालिक पर निर्भर होते थे, इसीलिए सुल्तान में भी विश्वास करने उन पर निर्भर हो सकते थे। खिलजी तथा तुगलक शासक बंदरगाह पर का इस्तेमाल करने रहे और साथ ही अपने पर आश्रित निर्भर वर्ग के लोग को भी ऊंचे राजनीतिक पदों पर बैठते रहे, जैसे लोग को सेनापति और सूबेदार जैसे पद दिए जाते थे। लेकिन इसने राजनीतिक अस्थिरता भी पैदा होने लगी। गुलाम और आश्रित अपने मालिकों को संरक्षक के प्रति तो वफादार रहते थे, मगर उनके उत्तराधिकारी के प्रति नहीं। सुल्तानों के अनेक नौकर होते थे, फलस्वरूप किसी नए शासक के सिंहासन पर बैठते ही नए और पुराने सरदारों के बीच टकरार शुरू हो जाती थी। सुल्तानों द्वारा नीचे के लोग को संरक्षण दिए जाने के कारण उच्च वर्ग के कई लोगों को गहरा धक्का भी लगता था और फारसी वकारिक लेखकों ने नीचे खानदान के लोगों को ऊंचे पदों पर बैठाने के लिए दिल्ली के सुल्तानों की आलचल भी की है। पहले वाले सुल्तानों की ही ये तरह रुको बेटा, रुको। देखो आप क्या कर रहे हो, बार बार पढ़ बहुत अच्छा रहे हो, आप इस तरीके से माइक को बार बार ऐसे कर रहे हो, ऐसे कर रहे हो, तो उससे क्या हो रहा है ना, जो इसमें आपका बैटरी है आपके माइक में वो हिल रही है, तो आवाज थोड़ी ऊपर नीचे आ रही। कुछ मत करो, नॉर्मल खड़े हो, सांस लो आराम से, डरने की कोई बात नहीं, बहुत अच्छा पढ़ रही हो। इस तरीके से माइक पकड़ना और चैप्टर को आराम से पढ़ना है, बस कितना आपको करना है। ठीक है, डन। चलो शुरू करते हैं जी। पहले वाले सुल्तान की ही तरह खिलजी और तुगलक शासकों ने भी सेनाओं को विभिन्न आकार के इलाकों के सूबेदार के रूप में नियुक्त किया। ये
इक्ता कहलाते थे और इन्हें संभालने वाले अधिकारी इक्तादार यह मुक्ति कहे जाते थे। मुक्ति का फर्ज था सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना और अपने इक्ताओं के कानून को व्यवस्था बनाए रखना। अपनी सैनिक सेवाओं के बदले वेतन के रूप में नियुक्त अपने इलाकों से राजस्व की वसूली किया करते थे। राजस्व के रूप में मिली रकम से ही वे अपने सैनिकों को भी। अब दूसरा बच्चा कोई माइक ले ले, बहुत देर से आप पढ़ रहे हो, कहेंगे सर ने मेरे को पनिशमेंट दे दी। और दूसरा बच्चा कोई पास वाला हो जो चैप्टर को पढ़े, बहुत अच्छा पढ़ रहे हो आप, शाबाश। और कोई बच्चा? चलिए देखिए सब बच्चे पढ़ रहे हैं, कितने अच्छे से पढ़ा अभी सबने। तो अब नंबर देंगे जीआईसी बड़ो वाला बच्चे जो है वो अब आपका पढ़ेंगे। क्लियर है? बहुत अच्छे से पढ़ा बच्ची ने अभी। देखिए होता क्या है, जब हम लोग चैप्टर को पढ़ते हैं तो जो हमारे मन में एक वैसी घबराहट सी जो बनी रहती है कि शायद हम गलत ना पढ़ें, हम कैसे पढ़ेंगे, ये देखेंगे, ये सारी घबराहट को ही आप खत्म करने के लिए क्लासेस है। देखिए इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, आपको दंड दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप खड़े हों, आराम से पढ़ें, जहां तक आराम से लगता है। होता क्या, जैसे कि आपने एक पैराग्राफ पढ़ लिया, फिर दूसरा बच्चा खड़ा हो जाए। चलिए अब कोई बच्चा खड़ा होकर और पढ़ेगा। जीआईसी वो है स्कूल, चलिए बहुत अच्छा पढ़ा इसने। अब मुझे थोड़ा सा ये आपका समझाने के लिए रह गया था, मैं इसको समझा देता हूं। 1-2 मिनट का काम है, ध्यान दीजिए। कह रहे हैं कि चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोलों ने 1219 में उत्तर पूर्वी ईरान में ट्रांसक्सान यानी कि वर्तमान के उज्बेकिस्तान में हमला किया। मंगोल का शासक था, नाम था आपका चंगेज खान। 1219 में कहां अटैक करता है? उज्बेकिस्तान पर हमला करता है। अगर आप भारत के मैप को देखोगे और उसके ऊपर आप उसके जो साथ में पड़ोसी देश हैं, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, इस वाले भाग को देखोगे तो आपको वहां भी दिखाई देगा उज्बेकिस्तान कहाँ है। तो चंगेज खान ने कहां आक्रमण किया है? मंगोल का है। और कहां आक्रमण किया? उज्बेकिस्तान पर। इसके शीघ्र बाद ही वो कहां आ गया? दिल्ली सल्तनत का पर उसने धावा बोल दिया। कहां बोला? दिल्ली सल्तनत पर। क्लियर है? और 1219 के बाद आएगा, तो आपको पता होना चाहिए कि 1219 के बाद कौन सा वंश भारत में काम कर रहा होगा। क्लियर है? ये आपको देखना है। सारणी मैंने दिखाई है, चैप्टर मैंने आपको समझाया है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? कह रहे हैं कि अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासन के आरंभ में दिल्ली मंगोलों पर धावा बढ़ा। अब क्या थे? 2 शासक थे यहाँ जिनके समय में इसका आक्रमण हुआ। एक था अलाउद्दीन खिलजी और दूसरा था मोहम्मद बिन तुगलक यानी मोहम्मद तुगलक। जब ये शासक बने, इनके प्रारंभ में क्या हो गया? दिल्ली पर आपका मंगोलों ने धावा बोल दिया। ये मंगोलकारी था और इनका कोई काम नहीं था। ये लोग आते थे, दूसरे के शासन पर अटैक करते थे, वहां से धन संपदा मंदिरों को लूटते थे, लूटपाट मचाते थे, सारा सामान सोना चांदी पैसा भरा और वापस अपने देश भाग जाते थे। इनका काम यही था और चंगेज खान भी इसी तरह के लिए भारत आया था। इससे मजबूर होकर दोनों ही सुल्तानों ने एक विशाल स्थायी सेना रखनी पड़ी। अगर आपको चंगेज खान से मुकाबला करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? एक बहुत बड़ी सेना जो है आपको रखनी पड़ेगी। और इन दोनों ने एक बहुत बड़ी विशाल सेना अपने पास रख ली। अब सबसे बड़ी समस्या क्या थी? इतनी बड़ी विशाल सेना को थामना, उसको वेतन देना, उसको खाना खिलाना, ये सबसे बड़ी चुनौती थी उनके सामने। क्लियर है? अब देखिए होता क्या है, 15वीं और 16वीं शताब्दी में सल्तनत तालिका वन को फिर से देखो और आप पाएंगे कि तुगलक वंश के बाद 1526 में दिल्ली तथा आगरा पर, दिल्ली और आगरा उस समय के 2 आपके सबसे प्रसिद्ध शहर थे जिसमें आपका दिल्ली सल्तनत या मुगलों का काल चलता था बेसिकली। तो सैयद और लोदी वंश के राजाओं का राज रहा है। सैयद वंश और लोदी वंश के राजाओं का क्या रहा है? काल रहा है। तब जौनपुर, बंगाल, मालवा का मतलब है वर्तमान का मध्य प्रदेश, ठीक, और जौनपुर यूपी वाला क्षेत्र है।
जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान तथा दक्षिण भारत के स्वतंत्र शासक उठ खड़े हुए। उनकी राजधानियां समृद्ध थी, समृद्ध मतलब वो शक्तिशाली थे, पैसे में, पावर में, क्लियर है, और राज्य आपका फल फूल रहे थे, यानी कोई किसी प्रकार की कमी उनके राज्यों में नहीं थी। इस काल में अफगानिस्तान तथा राजपूत जैसे नए शासक समूह निकले। क्या निकले? अफगान और राजपूत जैसे नए शासक उभरे। इस काल में स्थापित राज्यों में से कुछ छोटे थे पर शक्तिशाली थे। उनका शासन बहुत ही कुशल और सुव्यवस्थित तरीके से चल रहा था। शेरशाह ने 1540 और 1545 ने बिहार में अपने चाचा के एक छोटे से इलाके का महाप्रबंध के रूप में काम शुरू किया। अब देखिए, ऐसे जिक्र किया है एक व्यक्ति का, नाम है शेरशाह सूरी। सूर कहा गया है, कहीं सूरी भी लिखा मिलेगा, तो आप बिल्कुल भी अब कंफ्यूज नहीं होना। शेरशाह सूर लिखे, ये शेरशाह सूरी एक ही व्यक्ति है और 1540 से 45 यानी कि मात्र 5 साल के लिए शासक बना। और कहां बना? बिहार के एक छोटे से किसी इलाके के, उसको मैनेजमेंट करने का काम सौंप दिया। आगे चलकर उसकी उन्नति मुगल सम्राट हुमायूं के 1530 से 1540 और 1555 से लेकर 1556 तक उसने चुनौती दी। होता क्या है, मुगल साम्राज्य का जब आपका गद्दी पर बैठते हैं, इन सब आपके सुल्तानों को हटाकर बाबर जब पानीपत की लड़ाई लड़ता है, और लड़ाई लड़ने के बाद जब आपका मुगल सल्तनत की स्थापना करता है दिल्ली सल्तनत को हटाकर, तो होता क्या है कि बाबर के बाद आपका हुमायूं जो है आपका शासक बनता है। और हुमायूं को कौन हरा देता है? शेरशाह सूर हरा देता है। क्लियर है? और क्या कर दिया? परास्त किया। परास्त का मतलब होता है हराना। शेरशाह ने दिल्ली पर अधिकार करके स्वयं का अपना राजवंश स्थापित किया। अब जहां दिल्ली पर आपका मुगल बैठे थे, वहां कौन बैठ गया? शेरशाह। शेरशाह सूर ने केवल 15 वर्ष यानी कि 1540 से लेकर 1555 तक शासन किया, लेकिन इसके प्रशासन ने अलाउद्दीन खिलजी वाले कई तरीकों को अपनाया। क्या किया? जो अलाउद्दीन खिलजी ने जिस प्रकार की अपना सेना व्यवस्था प्रशासन चलाया था, उसी चीज को आपका लागू किया और उसको चुस्त का मतलब होता है एक्टिव बनाया। जो भी काम रहेगा और बहुत अच्छे तरीके से आपका उसने सुचारू किया। कह रहे हैं कि महान सम्राट अकबर 1556 से लेकर 1605 के बीच शासक रहता है। इसने मुगल काल में समाकेशित किया, यानी कि उसने शेरशाह सूरी की जो चीजें थी उनको अपने यहाँ अपनी नीतियों के साथ जोड़कर अपना शासन चलाया। क्लियर है? और उसने अपने प्रतिमान के रूप में शेरशाह के प्रशासन की व्यवस्था को ही अपनाया था। और उसने जो शेरशाह की जो आपकी सूरी की व्यवस्था थी उसी को अपने शासन में अपनाया था। तो बेसिकली हमने ये देखा कि कहाँ ये शासक थे, किस प्रकार चल रहे थे, और 1519 के आसपास की बात हो रही थी, 1200 की। तो आप देखिए यहाँ आना चाहिए इसके बाद, इल्तुतमिश के बाद, और उसके बाद यहाँ इसका अटैक शुरू होता है इस समय। और यहाँ सबसे ज्यादा आपका खिलजी और तुगलकों में वो आपका मंगोल आक्रमणकारी का क्या झेलते हैं? आक्रमण झेलते हैं या उसके प्रभाव को देखते हैं। तो ये पूरा आपका चैप्टर था, समाप्त हो गया है। क्लियर है? थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है और इसके क्वेश्चन आंसर आप लोग देख लीजिए। ठीक? अच्छा, ये कुछ यहां से हमें शब्द मिले हैं, जैसे हमने पूरे चैप्टर में पढ़ा है, तो ये शब्द हमको देखने चाहिए। एकता क्या होती है? तारीख क्या होती है? गैरसिन एक शहर था, मंगोल एक देश था, और लिंग मतलब स्त्री या पुरुष के रूप में विभाजित। तो इन सारे शब्दों को थोड़ा सा एक बार खोजिए, वापस घर जाकर पढ़िए कि इन शब्दों का अर्थ क्या था, क्या मीनिंग है इन चीजों का। अगर आपने इनको पढ़ लिया, मान लीजिए कि आपने घर जाकर पूरा चैप्टर को आपका रिवीजन कर लिया। क्लियर है? ध्यान होना चाहिए। एकता को हमने अभी भी पढ़ा, जब जीआईसी गंडियाल धार की बच्ची पढ़ रही थी तो उसने सबसे पहले जिक्र किया एकता का, कि जिन लोगों को शासन प्रशासन के लिए किसी क्षेत्र में सूबेदार नियुक्त किया जाता था, उनको बदले में भूमि दी जाती थी, और भूमि प्राप्त करने वाले व्यक्ति को क्या बोलते थे? एकता। क्या कहा गया? एकता। तारीख का मतलब आप जानते हो, दिनांक से, डेट से। क्लियर है? गैरसिन शहर है, मंगोलियाई आक्रमण था, आपका चंगेज खान मंगोलिया का था। आप लोग अगर देखोगे तो चाइना के ऊपर और जो आपका रूस वाले बीच में पार्ट मिलेगा आपको मंगोल का। क्लियर है? अगर आप वर्ल्ड मैप देखोगे तो वहां आपको क्लियर हो जाएगा।
और लिंग में स्त्री और पुरुष की बात कर रहे थे। और बेसिकली ये अंतर था किसके लिए, आपका रजिया सुल्ताने के लिए यूज किया था। और आपको पता है खराज क्या था, कृषि पर लगने वाला जो कर था उसको खराज कहा गया। और आपको पता था ये कितना था, उपज का 50% था। कितना था, उपज का 50%। तो इन सबको आप एक बार अच्छे से देख लीजिए, पढ़ लीजिए, बात कर लीजिए। कोई क्वेरी, कोई डाउट रहता है तो मेरे प्यारे बच्चों हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में ले लेंगे, ठीक है। तो फिलहाल आज से इस लेक्चर में इतना ही। और जिन बच्चों ने अच्छे से उठकर पढ़ा है उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं उम्मीद करता हूं कि जब भी लेक्चर होगा आप सब बच्चे अच्छे से मिलकर पढ़ेंगे, ठीक है। आपको चैप्टर समझ आया, एक बार हाथ खड़ा कर दीजिए। ठीक है, शाबाश, बहुत अच्छे बेटा। चलिए धन्यवाद, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।